हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। तो हमने जो लास्ट टाइम किया था वो कंसंट्रेशन की डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स कंप्लीट कर चुके हैं। हम हर टाइप से उनके डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट जो लेक्चर था वो नॉर्मेलिटी का रहा था। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। जल्द ही हम क्या करेंगे, जैसे चैप्टर ओवर होगा, कंप्लीट होगा, तो हम कंप्लीट एक मैराथन लेके आएंगे सिर्फ ओनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा सोलबिलिटी के ऊपर। तो सोलबिलिटी क्या होती है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बात आज बता देता हूं मैं आपको, आज के इस टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो 3 से 4 पार्ट में पढ़ा जाता है। यानी कि अभी तक आप पढ़ चुके हो कंसंट्रेशन के बारे में, एक क्वेश्चन वहां से आता है, एक क्वेश्चन अभी जो पढ़ेंगे सोलबिलिटी से आता है, एक क्वेश्चन फिर इससे आगे का जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें से आएगा, और एक क्वेश्चन बिल्कुल इसके लास्ट पार्ट में से आएगा। लगभग 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट में से एक एक क्वेश्चन आता है। इसलिए हमें यह चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रत्येक पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। सोलबिलिटी क्या होती है? सोलबिलिटी सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए हमें। तो सोलबिलिटी के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो किसे बुलाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोलबिलिटी? वैसे अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा बहुत +1 में भी डिस्कस करते हैं। अगर थोड़ा बहुत क्या, हम बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं। तो सोलबिलिटी क्या होती है अगर हमसे ये पूछे, तो सोलबिलिटी को एक बार हम देख लेते हैं क्या कह रहा है सोलबिलिटी के बारे में। तो सोलबिलिटी क्या होती है एक बार देख लेते हैं। अभी ये कह रहा हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है, एक फिक्स अमाउंट में है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी कुछ भी मान लो, हमारे पास क्या अभी एक सॉल्वेंट है। हमने क्या किया, अभी हमारे पास एक सॉल्वेंट है, हमारे पास एक सॉल्वेंट है या कोई भी लिक्विड है। तो हमने क्या किया, एक फिक्स अमाउंट में कोई सॉल्वेंट लिया है। सॉल्वेंट का मतलब आप समझते हो, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, सॉल्वेंट नाम देते हैं। जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, सॉल्वेंट। और हमने क्या किया, इसके अंदर एक कोई भी सोल्यूट या कोई सबस्टांस डाल दिया, कोई भी सबस्टांस आपने डाल दिया। जैसे आप कोई भी सबस्टांस किसी सॉल्वेंट में डालोगे तो ये इसके अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करोगे, इस सबस्टांस की जो आपने डाला है इस सॉल्वेंट के अंदर, इसकी मैक्सिमम जो अमाउंट है वो कितनी डिजोल्व हो सकती है, मैक्सिमम अमाउंट कितनी डिजोल्व हो सकती है, उसे हम नाम देते हैं सोलबिलिटी। उसे ही क्या नाम दिया जाता है, सोलबिलिटी नाम दिया जाता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सबस्टांस दैट कैन बी डिजोल्व्ड इनटू ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट की अमाउंट ये नहीं अभी, जब चाहे इंक्रीज किया, जब चाहे डिक्रीज किया, नहीं। आपको सॉल्वेंट की अमाउंट भी एक पर्टिकुलर लेनी है। मान लेते हैं सॉल्वेंट हमने 1 लीटर ले लिया, या 1 किलोग्राम ले लिया, या 2 किलोग्राम, तो फिक्स अमाउंट लेनी है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सबस्टांस या सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, दिस इज नोन एज सोलबिलिटी। तो इसकी कितनी मैक्सिमम अमाउंट है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सबस्टांस दैट कैन बी डिजोल्व्ड इनटू ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सोलबिलिटी। क्या मतलब है, थोड़ा सा और समझेंगे, आगे बढ़ते हैं तो सोलबिलिटी का मतलब क्या है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सोलबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मान लेते हैं मैंने कोई ए सबस्टांस लिया, उसको किसी बी सबस्टांस में मिलाना चाहा, मिक्स करना चाहा, डिजोल्व करना चाहा, तो क्या डिजोल्व हो जाएंगे? आप कहोगे सर कोई पता ही नहीं हमें। तो मैं ये कहता हूं सभी सबस्टांस सभी लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते हैं। ऑल सबस्टांसेस कैन नॉट बी डिजोल्व इनटू द ऑल लिक्विड। सारे के सारे सबस्टांस सारे सभी के सभी लिक्विड में डिजोल्व नहीं हो सकते। क्या मतलब अभी, जैसे कि अगर मैं शुगर को लूं तो शुगर आप कहोगे आसानी से वाटर में डिजोल्व हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अभी आसानी से वाटर में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। लेकिन अगर हमने क्या किया, घी लिया, आपने क्या ले लिया, घी, क्या घी वाटर में डिजोल्व हो जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं होगा सर, नहीं डिजोल्व होगा। तो इसलिए कह रहे हैं सभी के सभी सबस्टांस सभी लिक्विड में या सभी सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये डिजोल्व होगा या नहीं होगा, सोलुबल होगा या नहीं होगा? ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब सोलुबिलिटी डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स, लाइक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है सोलबिलिटी, लाइक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है सोलबिलिटी, जैसे कि नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। नेचर कैसा है सोल्यूट का, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, सोल्यूट और सोलवेंट के नेचर के ऊपर भी
नेचर सॉल्वेंट और नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। क्या मतलब अभी नेचर, जैसे कि आप देख रहे हो शुगर वाटर में डिजोल्व हो रहा है लेकिन घी वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो यहां पे क्या मतलब है भी, यहां पे टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, यहां पे प्रेशर का भी कोई रोल नहीं है, तो फिर किसका रोल है? क्योंकि घी जो होता है हमारा वो नॉन पोलर नेचर का होता है। घी जो होता है वो हमारा कैसा नेचर का होता है? नॉन पोलर नेचर का होता है। और जो हमारा वाटर है वो कैसे नेचर का होता है? पोलर नेचर का होता है। ये बात आप पढ़ चुके हो। ये चीजें अगर हम अभी बताने लग गए तो हमारे लेक्चर बहुत लंबे हो जाएंगे। घी नॉन पोलर नेचर का होता है और वाटर कैसा होता है? पोलर है। देखिए दोनों का नेचर क्या है? डिफरेंट नेचर है। ये अलग है, ये अलग है, इसलिए ये एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं सोल्यूट और सोलवेंट जो आप मिला रहे हो उनके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल होंगे या नहीं होंगे। तो उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सोल्युबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सबस्टेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इनटू ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सोल्युबिलिटी। उसे हम सोल्युबिलिटी नाम देते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, ए को बी में डिसॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्या करा है, हम सभी टाइप के सबस्टेंस सभी टाइप के लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहां पे लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि लिक्विड के अंदर आप डिसॉल्व करना चाह रहे हो। लिक्विड सॉल्यूशन वे होते हैं, पहले ही लेक्चर में बताया था, जिनके अंदर सॉल्वेंट लिक्विड नेचर का होता है। तो जैसे कि शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है लेकिन घी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे कि एक फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें यह बताएगा कोई भी सबस्टेंस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। प्रेशर भी बताता है। उसके बाद हमें नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी बताता है, जिसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख चुका हूं। आगे हम बढ़ते हैं। सोल्युबिलिटी के बाद हमारे पास जो मेजर है वो है सोल्युबिलिटी। किसको किस में डिसॉल्व करोगे? तो सोल्युबिलिटी हमारे सिलेबस में दो हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एक तो हमें ये पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड। अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हो तो उस टाइम पे कौन कौन से फैक्टर इस सोल्युबिलिटी को बढ़ाएंगे, कौन कौन से फैक्टर सोल्युबिलिटी को घटाएंगे। मतलब जो सॉलिड है आपका, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, सॉलिड इन लिक्विड कर रहे हो, मतलब यहां पे लिक्विड तो आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। लिक्विड तो आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और जो सॉलिड होगा वो क्या होगा? आपका सॉल्यूट होगा। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? दूसरा हमें जो पढ़ना है, ये तो पहला था, दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है गैस इन लिक्विड। दूसरा हमें पढ़ना है गैस इन लिक्विड। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? गैस इन लिक्विड। मतलब आपका जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा और जो सॉल्यूट होगा वो कैसा होगा? जो हमारा सॉल्यूट होगा वो गैस होगा और जो आपका लिक्विड होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। जो लिक्विड होगा वो कैसा होगा भाई? सॉल्वेंट होगा। तो दूसरा जो हमें पढ़ना है गैस इन लिक्विड पढ़ना है। सेकंड जो हमने पढ़ना वो क्या पढ़ना है? गैस इन लिक्विड। तो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, अभी बता देते हैं। आज के लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, विद न्यूमेरिकल पार्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर बढ़ाते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोल्युबिलिटी को बढ़ाएंगे? किसकी सोल्युबिलिटी को? जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहा है, हमें एक प्रोसेस पता होना चाहिए जिस प्रोसेस का नाम होता है डिसोल्यूशन। धीरे धीरे एक एक बात को ध्यान से सुनना भाई, इसमें सिर्फ बातें सुनने की है ज्यादातर। एक होता है डिसोल्यूशन प्रोसेस और एक होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ये दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है डिसोल्यूशन और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। स्पेलिंग की तरफ मत जाना, ये इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है डिसोल्यूशन प्रोसेस और दूसरा होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या मतलब है अभी? आपने कोई सॉलिड लिया, क्योंकि हम सॉलिड इन लिक्विड मतलब आपका लिक्विड सॉल्वेंट होगा और जो सॉलिड होगा वो सॉल्यूट होगा। आपने क्या किया? कोई सॉलिड लिया। हमने क्या किया? एक बीकर लिया है, उस बीकर में कोई भी लिक्विड ले लिया। ठीक है, कोई भी लिक्विड ले लिया हमने ये कोई लिक्विड लिया, हमने कोई भी लिक्विड लिया और इसके अंदर हमने क्या किया भी? ये कोई भी लिक्विड लिया और इस लिक्विड के अंदर हमने कोई सॉलिड डाल दिया, कोई भी सॉलिड डाल दिया। हमने क्या किया भाई? कोई भी सॉलिड डाल दिया। लेट अस कंसीडर हमने ये सॉलिड डाल दिया। हमने क्या किया है? ये सॉलिड डाल दिया। ये आपका क्या है? ये आपका सॉलिड है। ये आपका सॉलिड है जिसको सॉल्यूट बोलोगे और जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ये हमने क्या किया है? ये आपका लिक्विड है। तो हमने क्या किया? एक सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया। सॉलिड को किस में डाल दिया अभी?
लिक्विड में डाल दिया। जैसे ही सॉलिड को लिक्विड में डालोगे, ये सॉलिड धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इट स्टार्ट डिजोल्विंग इनटू द लिक्विड। जैसे आपने इस सॉलिड को लिक्विड में डाला, धीरे धीरे ये सॉलिड इस लिक्विड में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं मैंने जो सॉलिड डाला वो शुगर है, मान लेते हैं हमने जो सॉलिड डाला वो क्या है, शुगर है। शुगर को जैसे, और जो वो लिक्विड है वो वाटर मान लेते हैं, लिक्विड है उसको हम क्या मान लेते हैं, वाटर मान लेते हैं। लेट मान लेते हैं जो लिक्विड है उसको वाटर मान लेते हैं, और जो आपका सॉलिड है उसको हमने क्या मान लिया, शुगर मान लिया। जैसे आपने शुगर को वाटर में डाला, धीरे धीरे आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ डाल के छोड़ दिया, धीरे धीरे जो शुगर है वो वाटर में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही शुगर वाटर में डिजोल्व होगी, जैसे ही शुगर वाटर में डिजोल्व होगी, अब ये सॉल्यूशन बन चुका है। अब ये क्या बन चुका है, सॉल्यूशन। क्योंकि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाता है तो ये क्या बन चुका होता है, सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो गया है। और सॉल्यूशन की एक वर्ड पढ़ा था, कंसंट्रेशन क्या होती है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मैंने बताया था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड सॉल्वेंट, या अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व्ड इनटू द सॉल्यूशन, कितनी अमाउंट सॉल्यूट की है। अब आपने सॉल्यूट डाला, सॉलिड शुगर डाला है सॉल्यूट, वो जैसे ही डाला धीरे धीरे डिजोल्व होगा। ये तो नहीं एकदम से डिजोल्व हो जाएगा, धीरे धीरे डिजोल्व होगा। जैसे जैसे डिजोल्व होता जाएगा, तो मुझे बताइए इसके अंदर डिजोल्व होने वाले सॉल्यूट की अमाउंट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी नहीं बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, भी इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो व्हेन वी आर एडिंग द सॉलिड सॉल्यूट इनटू ए लिक्विड सॉल्वेंट, देन इट स्टार्ट डिजोल्विंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज। जैसे आपने शुगर को डाला, इस लिक्विड में डिजोल्व होना स्टार्ट हुआ, जैसे डिजोल्व होना स्टार्ट हुआ ये सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूट की अमाउंट का बढ़ना, जो डिजोल्व हो चुकी है, और डिजोल्व होने वाली सॉल्यूट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये टाइम के साथ शुगर जो है वाटर में डिजोल्व होना बढ़ता जाएगा। और इसी प्रोसेस को, इस डिजोल्व होने को, जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है और सॉलिड सॉल्यूट इसके अंदर डिजोल्व हो रहा है, दिस इज नोन एज डिजोल्यूशन। इसी को क्या बोला जाता है, डिजोल्यूशन बोला जाता है। तो when we are adding the solid solute into the liquid, then it starts dissolving and concentration of the solution increases. This is known as dissolution. This is known as dissolution. इसे हम क्या नाम देते हैं, अभी dissolution बोला जाता है। अब dissolution हमें पता चल गया, अभी dissolution ये है। अब क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है कि सॉलिड जो है लगातार डिजोल्व ही होता रहेगा, डिजोल्विंग प्रोसेस तो चलता रहेगा, लेकिन साथ साथ क्या है, अब इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपका, इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सॉल्यूट है, जो आपका सॉलिड है, जो आपका सॉलिड है जिसको हमने शुगर लिया है, वो धीरे धीरे डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपका सॉलिड सॉल्यूट है, जो शुगर है, वो दो फॉर्म में प्रेजेंट है। दो फॉर्म में, आप कहोगे सर ये कैसे, दो फॉर्म में कैसे है वो बताता हूं। एक तो डिजोल्ड, जो डिजोल्व हो चुका है, तो सॉलिड शुगर इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म, ये टू फॉर्म में प्रेजेंट है। कौन सी, एक तो डिजोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, एक तो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इन डिजोल्ड फॉर्म। एक तो डिजोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, जो धीरे धीरे डिजोल्व होता जा रहा है, और एक जो अभी डिजोल्व नहीं हुआ है, जो क्रिस्टल फॉर्म में ही प्रेजेंट है, अनडिजोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट है। क्रिस्टल फॉर्म मान लो या अनडिजोल्ड फॉर्म मान लो, अनडिजोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, अनडिजोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, अनडिजोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, अनडिजोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, या हम इसको कह सकते हैं अनडिजोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, या सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, या किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। ये हमारे पास है, या किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास था। तो इसके अंदर जो शुगर है अब दो फॉर्म में प्रेजेंट है। कौन कौन सी, एक तो जो डिजोल्व हो रहा है वो, और दूसरा अभी डिजोल्व नहीं हुआ जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब दो फॉर्म में, उससे क्या हो जाएगा, जो डिजोल्ड वाले शुगर के पार्टिकल हैं, जो इसके अंदर डिजोल्व हो चुके हैं, वे सॉलिड के पार्टिकल अनडिजोल्ड सॉलिड के पार्टिकल से टकराएंगे। जैसे ही टकराएंगे तो डिजोल्ड वाले, मान लेते हैं हम क्या करते हैं, ये डिजोल्ड वाले हैं, जो मैं ये दिखा रहा हूं, किससे, डॉट से दिखा रहा हूं, ये और ये जो रेड वाले हैं ये अनडिजोल्ड है। तो ये जैसे ही डिजोल्ड वाले इन रेड वाले अनडिजोल्ड से टकराएंगे, जैसे ही टकराएंगे
टकराएंगे तो ये जो डिजोल्ड वाले हैं ये भी सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, अनडिजोल्ड फॉर्म में आ जाएंगे। डिजोल्ड से ये भी किस फॉर्म में आ जाएंगे, अनडिजोल्ड। जो घुले हुए पार्टिकल है, जो इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं, वे पार्टिकल जैसे ही सॉलिड पार्टिकल से टकराएंगे तो टकराते ही वो भी सॉलिड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा। साथ साथ दूसरा प्रोसेस चल रहा है, कौन सा, पार्टिकल धीरे धीरे शुगर के डिजोल्व होते जा रहे हैं, वो प्रोसेस तो चल रहा है, उस प्रोसेस को तो हम डिजोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन एक प्रोसेस और चल पड़ा, क्या, डिजोल्ड शुगर पार्टिकल स्ट्राइक विद द अनडिजोल्ड सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड लो, शुगर का तो मैंने एग्जांपल लिया, सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल, एंड दे फॉर्म द सॉलिड फॉर्म। और वे कौन सी फॉर्म बनाना स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट इन द सॉलिड फॉर्म, दे स्टार्ट टू फॉर्म सॉलिड फॉर्म। तो डिजोल्ड वाले भी क्या बनाते हैं, डिजोल्ड सॉलिड पार्टिकल स्टार्ट्स टू कम इन अनडिजोल्ड फॉर्म या क्रिस्टल फॉर्म। और वो भी किस में स्टार्ट कर देते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में आना स्टार्ट कर देते हैं। किस फॉर्म में आना स्टार्ट कर देते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो मैंने आपको दो प्रोसेस बताए, पहले ये बताइए, इतना इजी वे और इतने सिंपल वे में मैंने तुम्हें बताया, सिर्फ ओनली, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने सोल्युबिलिटी पढ़ा था, किसी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, उसको हमने नाम दिया था सोल्युबिलिटी। फिर सोल्युबिलिटी को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनको पढ़ने के लिए हमें किसको, एक तो हम पढ़ेंगे सॉलिड को जब लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तब कौन से फैक्टर काम करते हैं, और एक जब गैस को लिक्विड में डिजोल्व, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही दो है। जब सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो कौन से फैक्टर काम करते हैं, वो हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। लेकिन उनको पढ़ने से पहले हमने दो प्रोसेस मैंने आपको बताया, एक डिजोल्यूशन और दूसरा कौन सा बताया, क्रिस्टलाइजेशन। अब ये प्रोसेस दोनों चलते रहेंगे, लेकिन डिजोल्यूशन फास्ट होगा और क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, डिजोल्व होना बिल्कुल स्लो हो जाएगा, डिजोल्व होना बिल्कुल स्लो हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि डिजोल्व होना बंद हो गया है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, डिजोल्यूशन चलता रहता है। क्या होता है अभी, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाएगा, आपने जो लिक्विड लिया है उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिजोल्व करने की बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो आप कहोगे इसके अंदर लिक्विड डिजोल्व, सॉलिड डिजोल्व होना बंद हो गया है, और उस स्टेट को आप बोलते हो सैचुरेटेड स्टेट। उस स्टेट को आप कौन सी स्टेट बोलते हो, सैचुरेटेड स्टेट, या तब इस सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन रियल बात सुनिए क्या होता है, रियल में क्या होता है, अभी जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है, रियल में क्या होता है, जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है, रियल में एक प्रोसेस कौन सा बताया हमने, डिजोल्यूशन, और दूसरा क्या बताया, क्रिस्टलाइजेशन। दोनों चल रही हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन, दोनों चल रही हैं, दोनों प्रोसेस चल रही है। लेकिन क्या, स्टार्टिंग में डिजोल्यूशन फास्ट था और क्रिस्टलाइजेशन स्लो था। एक समय ऐसा आएगा जब डिजोल्यूशन होता रहेगा। अब इस लिक्विड की कैपेसिटी नहीं है कि ये और ज्यादा सॉलिड को अपने अंदर डिजोल्व किए, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, डिजोल्यूशन बिल्कुल स्लो हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन ऑलरेडी स्लो था, लेकिन क्या होता है, जब हम और ज्यादा इसके अंदर सॉलिड डाल देते हैं तो डिजोल्यूशन तो होता है, मतलब आपका जो शुगर डाला, आपने जो सॉलिड डाला, ये डिजोल्व तो होता है, डिजोल्यूशन कंटिन्यू है, डिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे डिजोल्यूशन चल रहा है, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे जो डिजोल्ड पार्टिकल है वो किस फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाते हैं, डिजोल्ड पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू द अनडिजोल्ड फॉर्म, तेजी से आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या मतलब, जितनी तेजी से सॉलिड डिजोल्व होगा उतनी तेजी से डिजोल्ड पार्टिकल किस में आना स्टार्ट हो जाएंगे, उतनी तेजी से डिजोल्ड पार्टिकल अनडिजोल्ड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएंगे, अनडिजोल्ड पार्टिकल बनाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब क्या हुआ, डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस सेम स्पीड से चलने लग जाते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अंदर इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। एक दूसरे के अंदर किस में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में। जैसे कि घर पे ही करके देखे, हमने एक बीकर में वाटर लिया और उसमें हम शुगर डालते गए, डिजोल्व करते गए, शुगर डिजोल्व करते गए। आपको एक समय ऐसा लगेगा कि शुगर डिजोल्व होना बंद हो गया, नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उस टाइम पे उस सॉल्यूशन को बोला था सैचुरेटेड स्टेट या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन रियल में क्या होता है, रियल डेफिनेशन क्या है, उस टाइम पे भी
डिजोल्यूशन चल रहा है, आपने जो शुगर डाली वो डिजोल्व हो रही है, लेकिन जितनी शुगर डिजोल्व हो रही है, जितनी शुगर डिजोल्व हो रही है उतनी ही डिजोल्ड शुगर वापस अनडिजोल्ड फॉर्म में आ रही है। मान लेते हैं 1 ग्राम शुगर डिजोल्व हो रही है, तो 1 ग्राम जो डिजोल्व हुई है वो वापस क्रिस्टल बना के बाहर आ रही है, इसलिए वो नीचे सेटल होती हुई लगेगी। इसलिए डिजोल्यूशन प्रोसेस और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस दोनों एक दूसरे के अंदर किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में, और साथ साथ चलते रहेंगे। और जब ऐसा होगा, जब डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, उस टाइम पे सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उस पॉइंट को बोला जाता है सैचुरेटेड पॉइंट। उस पॉइंट को बोला जाता है सैचुरेटेड पॉइंट। उस पॉइंट को नाम देते हैं अभी सैचुरेटेड पॉइंट नाम दिया जाता है। दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेटेड पॉइंट। उस पॉइंट को नाम दिया जाता है सैचुरेटेड पॉइंट, और उस सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपसे यह पूछा जाए डिजोल्यूशन क्या होता है, बता दिया। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, बता दिया। उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन पूछे तो हम कहेंगे द सॉल्यूशन फॉर विच डिजोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आर प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम। जब डिजोल्यूशन प्रोसेस किसी भी सॉल्यूशन का, जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं या किसी गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, क्योंकि हम गैस को लिक्विड में डिजोल्व करने वाला पढ़ेंगे और सॉलिड को लिक्विड में, तो उस टाइम पे डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस दोनों क्या आ जाएंगे, अगर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, उस प्रोसेस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उस टाइम पे उस स्टेट को बोला जाता है सैचुरेटेड स्टेट या सैचुरेटेड पॉइंट, और उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उस सॉल्यूशन की और कैपेसिटी नहीं है कि वो सॉलिड सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर सके, इसलिए वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। कैसे, जितना आप डालोगे उतना वो डिजोल्व तो हो जाएगा, लेकिन उसी टाइम पे उतना ही डिजोल्ड वाला किस में आना स्टार्ट हो जाएगा, अनडिजोल्ड में। यानी कि हमने ये जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये जो पार्टिकल हमने कहे थे ये डिजोल्ड वाले, ये तो आना स्टार्ट हो जाएंगे रेड कलर में, क्योंकि रेड वाले हैं अनडिजोल्ड, और रेड वाले स्टार्ट हो जाएंगे इस येलो कलर में जाना, मतलब डिजोल्ड वाले अनडिजोल्ड में और डिजोल्ड वाले अनडिजोल्ड वाले डिजोल्ड में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये था भी आपका, क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड रियल में होता क्या है, व्हेन द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड क्रिस्टलाइजेशन आर इन इक्विलिब्रियम, दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेटेड पॉइंट एंड सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड आप क्या पढ़ते हो अक्सर, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉलिड या सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, लेकिन वो डेफिनेशन काम नहीं करेगी भी, रियल डेफिनेशन ये काम करेगी। तो एक डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, क्रिस्टलाइजेशन, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो उसे बोला जाएगा सैचुरेटेड। इतना हो गया। अब हमारे पास पढ़ते हैं अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिड इन लिक्विड। सबसे पहला जो फैक्टर काम करेगा, जो फर्स्ट फैक्टर काम करेगा, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास जो काम करता है वो है नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, या नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जिनको आप डिसॉल्व कर रहे हो, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, आप सॉलिड और लिक्विड को डिसॉल्व कर रहे हो, तो सॉलिड और लिक्विड का नेचर कैसा है, सबसे पहला फैक्टर हमारे पास यही है, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, उनका नेचर कैसा है। सबसे पहला, दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेचर कैसा होना चाहिए, इफ दे आर हैव सेम नेचर देन दे विल बी डिसॉल्व्ड इनटू ईच अदर, तब वे एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे अगर उनका सेम नेचर है। सेम नेचर क्यों भी, क्योंकि केमिस्ट्री में एक रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक, अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक रूल, अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक रूल क्या कह रहा है अभी, नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड शुड बी सेम। तो लाइक डिसॉल्व लाइक रूल, लाइक डिसॉल्व लाइक रूल क्या कहता है अभी, लाइक डिसॉल्व लाइक रूल कहता है जिसको भी आप दो को मिलाना चाहते हो, जिन दो को आप मिक्स करना चाहते हो, उन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। नेचर सेम होने का मतलब क्या है अभी, दो टाइप के नेचर होते हैं, एक पोलर नेचर होता है मेजरली, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन पोलर नेचर। ये दो मेजरली दो नेचर होते हैं, एक पोलर नेचर और दूसरा कौन सा होता है, नॉन पोलर। पोलर का मतलब जिसमें पोल्स बनते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव पार्ट बनता है और दूसरा कौन सा पार्ट बनता है, नेगेटिव पार्ट, उसे बोला जाता है पोलर। और जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता उसे बोलते हैं नॉन पोलर, मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनते, जो सिमेट्रिकल होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल होते हैं, उसमें कोई पॉजिटिव पोल नहीं बनता, कोई नेगेटिव पोल नहीं बनता, उसे हम क्या नाम देते हैं अभी, उसे नाम दिया जाता है नॉन पोलर। तो हमारे पास दो टाइप के हो गए, एक पोलर हो गया, दूसरा हमारे पास क्या हो गया अभी, नॉन पोलर नेचर के। तो ये हमारे पास दो हैं, एक पोलर है और दूसरा कौन सा है, नॉन पोलर है। अब आप इनको डिसॉल्व करना चाहोगे तो क्या होगा, पोलर पोलर में ही डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में ही। ये कर रहा है लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अक्सर हम कहते हैं, हमने क्या क्या इथेनॉल लिया, अभी क्या लिया, इथेनॉल। 10th क्लास में भी पढ़े हो आप, 11th क्लास में भी सुना होगा इथेनॉल, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखते हैं, CH3 CH2OH।
अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है। क्यों हो जाता है अभी? क्योंकि जो वाटर होता है ये आपका पोलर नेचर का होता है, और जो इथेनॉल है ये भी पोलर नेचर का होता है। दोनों का नेचर कैसा हो गया? सेम। दोनों का सेम नेचर होने के कारण ये एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं अभी? डिजोल्व हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा भी? क्योंकि वाटर का हमें अक्सर पता है किसमें टूट जाता है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होते हैं पोल्स। यहां पे भी ऐसे ही है, इस पे O पे नेगेटिव होता है और H पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव है। ये थोड़ा सा वीक पोलर है लेकिन पोलर है, ये भी पोलर है। लेकिन अगर मैं इथेनॉल को बेंजीन में डिजोल्व करना चाहूं, इथेनॉल को किस में डिजोल्व करना चाहे? बेंजीन में। ये इथेनॉल ले लिया आपने और इसको बेंजीन में डिजोल्व करना चाहते हो। बेंजीन का फॉर्मूला आपने पिछले साल पढ़ा है 11th क्लास में, क्या होता है? C6H6। और पोलर कैसे पता चलेगा भी ये पोलर है या नहीं है? अरे जब भी किसी के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए और बाकी एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखता है? नेगेटिव। तो वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप बन जाएगा। अब मुझे ये बताइए, यहां पे क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई नहीं है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन आता है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ये वाले एलिमेंट किस में आते हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन ये तो है ही नहीं। यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन है, लगभग क्या होगा? इसका मतलब ये कैसे नेचर का होगा? नॉन पोलर नेचर का, क्योंकि इसमें कोई पोल्स नहीं बनेंगे। यहां पे पोल्स बनेंगे, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। और ये कैसे नेचर का हो गया? पोलर। इसका मतलब इथेनॉल कैन नॉट डिजोल्व इनटू द, नहीं हो सकता किसके अंदर? बेंजीन में डिजोल्व नहीं हो सकता। इसलिए पहला फैक्टर हमारे पास क्या है? नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। दोनों का नेचर शुड बी सेम। इफ देयर नेचर इज सेम देन दे विल डिजोल्व इनटू ईच अदर, तब वे एक दूसरे में डिजोल्व हो जाएंगे। और यह +1 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जब आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, ये प्रॉपर्टी, ये मान लो सेम नेचर है तो डिजोल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। पूरी डिटेल और अगर जाननी है तो और भी बहुत सारी है। सेम नेचर होगा तभी डिजोल्व होंगे, अदरवाइज डिजोल्व नहीं होंगे। एक और बड़ी बात बता देता हूं, अगर किसी को आप वाटर में डिजोल्व करना चाहते हो, किसी को भी किस में डिजोल्व करना चाहते हो? वाटर में। तो वाटर के लिए कंडीशन बता देता हूं क्या होनी चाहिए। वाटर के लिए कंडीशन ये है, अगर आप किसी को भी वाटर में डिजोल्व करना चाहते हो तो वाटर के लिए कंडीशन एक ही है। क्या है? जो कंपाउंड आप ले रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम 99%, जिस कंपाउंड को आप इसमें डिजोल्व करना चाहते हो उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या नाइट्रोजन प्रेजेंट हो या फ्लोरीन प्रेजेंट हो, तब तो वो 100% डिजोल्व होगा ही होगा। भी लगभग डिजोल्व होगा ही होगा। अगर किसी कंपाउंड को, जिसको आप वाटर में डिजोल्व करना चाहते हो, अगर उस कंपाउंड में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या फ्लोरीन है, तो वो कंपाउंड हमेशा वाटर में डिजोल्व होगा ही होगा। वो कंपाउंड हमेशा वाटर में डिजोल्व होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट है, आपने +1 क्लास में पढ़ा था, क्योंकि ये एलिमेंट वाटर के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप कहोगे सर ये क्या है? ये भी पढ़ेंगे भी आगे, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा जब ऑर्गेनिक में पहुंचोगे, या फिर आप +1 क्लास का लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का देख लेना, उसमें है ये। तो ये हमारे पास है नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। तो पहला फैक्टर था डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड हो गया। गैस के केस में भी ऐसा ही होगा भाई। सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व करने के लिए नहीं, गैस को लिक्विड में डिसोल्व करोगे तब भी यही होगा। गैस को लिक्विड में डिसोल्व करोगे तब भी यही होगा। गैस और इसका लिक्विड का नेचर कैसा होना चाहिए? सेम नेचर है तो आसानी से डिसोल्व हो जाएंगे, अदरवाइज डिसोल्व नहीं होंगे। लेकिन गैस फिर भी डिसोल्व हो जाती है, प्रेशर को हाई कर देते हैं तो, लेकिन इसके अंदर मेजर है। अगले देखते हैं अभी आगे हमारे पास अगला फैक्टर क्या है। अभी अगला फैक्टर देख लेते हैं। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर मैंने तुम्हें बताया था, टेम्परेचर भी क्या करता भी? अफेक्ट करता है किसको? डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को। सॉलिड को जब लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर भी एक मेजर फैक्टर है। टेम्परेचर भी एक मेजर फैक्टर है। अभी कैसे काम करता है टेम्परेचर, वो भी देख लीजिए। टेम्परेचर को पढ़ने से पहले अगर आप किसी के ऊपर भी टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहते हो, किसी भी प्रोसेस के ऊपर, किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर आप टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये देखिए वो सिस्टम कैसा है, वो प्रोसेस कैसा है। जैसे जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, जब आप सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व करोगे तो सबसे पहले देखिए सॉलिड का लिक्विड में डिसोल्व होना कैसा है। दो टाइप का हो सकता है। सॉलिड जब लिक्विड में डिसोल्व होता है, या तो उसमें हीट निकल सकती है, और हीट निकलेगी तो वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। तब वो कैसा हो जाएगा भी? एक्सोथर्मिक। इफ ऑन एडिंग सॉलिड इनटू द लिक्विड, देन इफ हीट इज रिलीजिंग,
देन दिस प्रोसेस इज द एक्जोथर्मिक। कैसे पता चलेगा भाई? आपका जो सॉल्यूशन है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब वो एक्जोथर्मिक है। अगर वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, अगर उसमें से हीट अब्जॉर्ब हो रही है, उसको हीट की जरूरत है, इसका मतलब वो कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को बोला था भी एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो कोई भी अगर आपको टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो सबसे पहले आप एक ही इफेक्ट देखिए। क्या देखिए? वो प्रोसेस कैसा है। वो प्रोसेस दो होगा, या तो एक्सोथर्मिक होगा या कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। वो प्रोसेस या तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडो। एक्सो का मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज एक ही कंडीशन पे होगी, इसका मतलब उसके पास पहले से हीट ज्यादा है, वो इसलिए हीट को छोड़ रहा है। और एंडोथर्मिक जिसको हीट की जरूरत है, जो अगर आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो वो ठंडा हो जाएगा, इसलिए ठंडा हो जाएगा, इसका मतलब उसको हीट की जरूरत है। तो जिसको हीट की जरूरत होती है ना, जिसको भी हीट की जरूरत होती है वो होता है एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट निकलती है वो होता है एक्सोथर्मिक। अब आप समझ गए होंगे। मान लेते हैं किसी भी सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना। इफ द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इफ द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज एंडोथर्मिक। कैसा है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब यह हुआ कि उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हीट की रिक्वायरमेंट है, अगर उसको हीट की रिक्वायरमेंट है तो आप सीधी सी बात है, टेंपरेचर बढ़ाने पर उसको हीट मिलेगी। इसका मतलब इफ द टेंपरेचर इज हाई देन सोलुबिलिटी विल बी हाई। तब सोलुबिलिटी क्या हो जाएगी भी? हाई हो जाएगी। सोलुबिलिटी भी हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो कैसा? एंडोथर्मिक है। तो इसलिए बात याद रखना, किसी भी चीज का डिसॉल्व होना या कोई भी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, वो केवल हाई टेंपरेचर करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो फॉर द एंडोथर्मिक प्रोसेस, फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, टेंपरेचर शुड बी हाई। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपने शुगर लिया है, आपने क्या लिया? शुगर। और शुगर को एक तो कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करो, किसमें? कोल्ड वाटर में। और दूसरा शुगर आप लो उसको हॉट वाटर में डिसॉल्व करो। आपको डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। घर पे करने का एक्सपेरिमेंट है। हॉट वाटर में डिसोल्यूशन फास्ट होगा, यहां पे डिसोल्यूशन फास्ट होगा, यहां पे डिसोल्यूशन स्लो होगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि शुगर का वाटर में डिसॉल्व होना कैसा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस फॉर विच हीट इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए हीट की जरूरत है। इसका मतलब अगर आप हॉट वाटर लोगे, हॉट वाटर का मतलब उसका टेंपरेचर हाई है तो वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा डिसोल्यूशन। कोल्ड वाटर का टेंपरेचर लो है, लो टेंपरेचर पे एंडोथर्मिक स्लो चलता है, इसलिए उसका डिसोल्यूशन प्रोसेस भी कैसा होगा? स्लो होगा। हो गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगर मान लेते हैं कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, जैसे कि एग्जांपल लें, कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एग्जांपल ले लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं मैंने Na2CO3 लिया, Na2CO3 को मैं वाटर में डिसॉल्व करना चाहता हूं। Na2CO3 को मैं वाटर में डिसॉल्व करना चाहता हूं। Na2CO3 को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक टाइप का होता है। ये कैसा होता है अभी? एक्सोथर्मिक टाइप का होता है। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक टाइप का होता है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये हमारे पास कैसा होता है? एक्सोथर्मिक टाइप का होता है ये प्रोसेस। और अगर ये एक्सोथर्मिक टाइप का है तो अब आप समझ भी गए होंगे। क्या समझ गए होंगे? तो ये एक्सोथर्मिक टाइप का है तो यहां पे क्या होगा? लो टेंपरेचर की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब किसकी रिक्वायरमेंट है? हियर लो टेंपरेचर इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस एक्सो है, इसमें हीट पहले से ही ज्यादा है, तो यहां पे लो टेंपरेचर इज रिक्वायर्ड। यहां पे लो टेंपरेचर की जरूरत है, मतलब जैसे जैसे टेंपरेचर को हाई करोगे तो डिसोल्यूशन स्लो हो जाएगा, लो टेंपरेचर करते जाओगे तो डिसोल्यूशन फास्ट हो जाएगा। ये था भाई। इसलिए डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहले आप प्रोसेस देखिए कैसा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऐसा भी है जो स्टार्टिंग में टेंपरेचर बढ़ाने पर क्या होता है? डिसोल्यूशन फास्ट, बाद में टेंपरेचर बढ़ाओगे तो डिसोल्यूशन स्लो। एक और एग्जांपल है। ऐसा कौन सा एग्जांपल? अभी ऐसा एग्जांपल है Na2SO4 का। सोडियम सल्फेट को अगर वाटर में आप डिसॉल्व करना चाहते हो तो ये प्रोसेस क्या है? स्टार्टिंग में ये एंडोथर्मिक टाइप का है। ये प्रोसेस स्टार्टिंग में कैसा है? एंडोथर्मिक। बाद में ये एक्सो हो जाता है। कब एक्सो हो जाता है अभी? जब टेंपरेचर 32.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। 30 अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। इसका मतलब इतने टेंपरेचर तक तो आपको हीट की रिक्वायरमेंट है, तो यहां तक तो हाई टेंपरेचर पे ये क्या होगा? प्रोसेस फास्ट होगा। और जैसे ही टेंपरेचर 32.4 से हाई होगा तो ये प्रोसेस क्या होगा? यहां पे कैसा टेंपरेचर की रिक्वायरमेंट होगी? फिर लो टेंपरेचर की। मतलब टेंपरेचर 32.4 से नीचे है तो ये प्रोसेस क्या होगा? फास्ट होगा। 32.4 से ज्यादा होगा तो इसका डिसोल्यूशन स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिफोर
32.4 डिग्री सेल्सियस द डिसोल्यूशन ऑफ Na2SO4 या सोडियम सल्फेट इन वाटर इज एंडोथर्मिक एंड आफ्टर 32.4 दिस इज द एक्सोथर्मिक। इसलिए इस टेम्परेचर को बोला था ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को कौन सा नाम दिया जाता है? जिसमें दो बिहेवियर हो उस टेम्परेचर को बोला था ट्रांजिशन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को बोला था ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्योंकि इस टेम्परेचर के बाद इसका बिहेवियर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इनटू द वाटर चेंजेस फ्रॉम एंडोथर्मिक टू एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक में चला जाता है, इसलिए इस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये था भी टेम्परेचर का इफेक्ट, मतलब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हो तो उससे पहले ये देखिए वो प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। ये सारा भी आप पढ़ चुके हो कहां पे? +1 क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर में ली सेटलियर प्रिंसिपल, क्योंकि उसी ने कहा था, उसी प्रोसेस ने कहा था, ली सेटलियर प्रिंसिपल ने कहा था अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई। पूरी डिटेल में वहां पे आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला फैक्टर कौन सा? अभी नेक्स्ट फैक्टर यहीं देख लेते हैं अभी, प्रेशर। ये लीजिए अभी नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर। मुझे ये बताइए प्रेशर का कोई सॉलिड पे या लिक्विड पे चेंज आता है? तो आप कहोगे सर सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता, इसलिए प्रेशर हैव नो इफेक्ट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसलिए प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता अभी। इसलिए हमारे पास जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो दो ही मेजर फैक्टर हैं, नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, और दूसरा होता है टेम्परेचर। ठीक है, ये था हमारे पास इतना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सा बढ़ते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड को गैस इन लिक्विड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे? ये कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हो तो कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे? चलो वो भी देख लेते हैं अभी। ये पार्ट पीछे वाले पार्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक लॉ आएगा जिसको नाम दिया जाता है हेनरी लॉ। लगभग हर साल पेपर में आता है, ये आज मैं आपको बता देता हूं। चाहे आप कंपटीशन का देख लो, सीबीएसई का तो हर साल ही आता है, या तो हेनरी लॉ से न्यूमेरिकल आएगा या हेनरी लॉ के ऊपर डेफिनेशन और उसकी एप्लीकेशन क्या है, आज ही बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड जब आप पढ़ोगे तो गैस को लिक्विड में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। तो जब आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे भाई, वो देख लेते हैं एक बार। गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो फैक्टर है गैस को लिक्विड में जब हम डिसॉल्व करते हैं, सबसे पहला तो नेचर ऑफ गैस, जो बताया था नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ द गैस, गैस का नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी। नेचर जो है गैस का वो कैसा है? गैस का नेचर का मतलब क्या होता है? अभी बहुत सारी गैसेज होती हैं जिनका नेचर अलग अलग होता है। बहुत सारी गैसेज हैं जिनका नेचर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहां पे क्या कह रहा है अभी, नेचर का मतलब क्या है? जिनका हमने पहले भी पढ़ा है, कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होती हैं। कैसे? मतलब कुछ गैसेज जैसे कि CO2 गैस है, HCl गैस है, ये वाटर के अंदर इनकी जो सोलबिलिटी है वो वेरी हाई है। क्यों है भी इनकी सोलबिलिटी? क्योंकि इनका जो नेचर है ना, इनका जो नेचर है और जो जिसमें आप डिसॉल्व करो, इन दोनों का नेचर नियरली सेम है। नेचर क्या है? नियरली सेम है। नियरली सेम है, नेचर इज नियरली सेम। नेचर जो है वो कैसा है? नियरली सेम। क्या मतलब? अभी मैंने कहा था नेचर दो टाइप का होता है, एक पोलर नेचर और दूसरा क्या होता है? नॉन पोलर नेचर। एक पोलर नेचर और दूसरा क्या होता है? नॉन पोलर नेचर। तो इनका नेचर नियरली कैसा होता है? सेम होता है। इसलिए कुछ गैसेज ऐसी मिलेंगे आपको जो ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होंगी, कुछ ऐसे मिलेंगे जो कम अमाउंट में। इसलिए हम पढ़ते हैं इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए भी कौन सी गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, कौन सी गैस कम डिसॉल्व होगी, उसके लिए हमें पढ़ना होता क्रिटिकल टेम्परेचर। वो हम पढ़ते हैं +1 क्लास में
जो हमारे पास नहीं है, अभी सिलेबस से रिलेटेड है। जिस भी गैस का, याद कर लेना, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, जिस भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वही गैस ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व होती है। क्या मतलब होता है भी क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर अगर गैस का हो गया तो उस गैस को आप लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते, और जब तक गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगी तब तक वो लिक्विड में डिजोल्व भी नहीं होगी। इसलिए कह रहा है, तो जिन गैसेज को, कुछ गैसेज ज्यादा अमाउंट में जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इनकी डिजोल्यूशन पावर बहुत कम है, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, ये नियरली नॉन पोलर होती है। क्यों होती है अभी एक बात नोट कर लेना भी, जब भी सेम एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ तो वो नॉन पोलर होता है। जैसे यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, दोनों की पावर सेम है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये नॉन पोलर होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है तो दोनों की पावर सेम है, तो ये पे कैसा होता है, इन दोनों का नेचर भी कैसा होगा, नॉन पोलर। और नॉन पोलर नेचर वालों को वाटर में डिजोल्व करोगे तो उनका डिजोल्यूशन प्रोसेस कैसा होगा, स्लो होगा, बहुत ही कम होगा। इसलिए सबसे पहले हमने नेचर ऑफ गैस को देखा। गैस का नेचर अगर जिस लिक्विड में आप डिजोल्व कर रहे हो उसके जैसा है तो डिजोल्यूशन फास्ट होगा, अदरवाइज डिजोल्यूशन कैसा होगा, स्लो होगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया, CO2, HCl, NH3, ये सारी गैसेज वाटर में बहुत ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व होती है, और ये गैसेज वाटर में कम अमाउंट में डिजोल्व होती है। अब आप कहोगे सर ये ज्यादा अमाउंट में क्यों डिजोल्व होती है? ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, एक ही बात नोट कर लेना, जिस भी गैस के अंदर दो अलग अलग एटम है और उनमें से एक एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एक एटम कैसा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे HCl को ही लिया तो आपको पता है H पे स्लाइटली पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पे कैसा हो गया, नेगेटिव, तो ये पोलर हो गया नहीं हो गया। NH3 को ले लो, NH3 में भी नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, हो गया नहीं हो गया, पोलर नेचर का। तो पोलर नेचर है इसलिए क्या होगा, वाटर भी पोलर है, तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं, इनका डिजोल्यूशन क्या होता है, हाई होता है। ये था भी पहला नेचर ऑफ गैस। दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। सेकंड जो फैक्टर है वो कौन सा है, टेम्परेचर। तो सेकंड फैक्टर देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए भी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, और टेम्परेचर का इफेक्ट आप पढ़ चुके हो। जब भी आपको टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ना हो तो सबसे पहले आप एक ही चीज देखिए, गैस को जब लिक्विड में डिजोल्व करते हो, गैस इन लिक्विड, तो ये कैसा प्रोसेस है, अभी अभी बताया था एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो क्या करोगे, टेम्परेचर लो रखेंगे अकॉर्डिंग टू ली सेटलियर प्रिंसिपल, क्योंकि टेम्परेचर अगर एक्सो है तो उसमें से हीट निकल रही है, मतलब उसको हीट की जरूरत नहीं है, वो हीट छोड़ रहा है। जिसके पास पहले से हीट ज्यादा है, अगर आप उसको और हीट दोगे तो वो प्रोसेस उल्टा चल पड़ेगा। इसलिए अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर लो, एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर हाई रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या मोस्ट ऑफ द टाइम गैस का लिक्विड में डिजोल्व होना, इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज द एक्सोथर्मिक। याद कर लेना भाई, मोस्ट ऑफ द, ध्यान से मैं क्या बोला, मोस्ट ऑफ द टाइम, हर टाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द, लगभग टाइम में डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक, मतलब वहां पे हीट रिलीज हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम गैस को जब लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तो एक्सोथर्मिक टाइप का है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज द एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी लो। तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए भी, टेम्परेचर शुड बी लो। तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ली सेटलियर प्रिंसिपल, टेम्परेचर लो होना चाहिए भी। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो, बिकॉज हीट इज रिलीजिंग इन दैट प्रोसेस। जब गैस को लिक्विड में डिसोल्व करते हो तो उसमें से हीट पहले से ही निकलती है, मतलब वो एक्सोथर्मिक है, इसलिए आपको वहां पे टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा, पहले से ही लो रखोगे तो टेम्परेचर को आपको लो रखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, तो जब भी आप गैस को लिक्विड में डिसोल्व करते हो तो टेम्परेचर लो रखना चाहिए। क्या मतलब भी, एक बात बताता हूं मैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक हॉट वाटर है, ठीक है, एक मेरे पास क्या है, हॉट वाटर है, और दूसरा क्या है, कोल्ड वाटर है। दूसरा कौन सा है, कोल्ड वाटर। एक बात और सुन लीजिए, जब आप गैस को लिक्विड में डिसोल्व करते हो, या गैस अपने आप भी लिक्विड में डिसोल्व हो ही रहती है, अभी अपने आप भी गैस किस में मिलती है, लिक्विड में। अगर गैस लिक्विड में न मिले ना तो एक्वेटिक एनिमल्स नहीं रह पाएंगे। कैसे, मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब मुझे बताइए, जो फिशेज है वो पानी में रहती हैं, कैसे, उनको ऑक्सीजन कहां से मिल रही है रेस्पिरेशन के लिए, अरे वो ऑक्सीजन कौन सी यूज करते हैं, जो पानी में डिजोल्ड है, वो वाटर के अंदर डिजोल्ड ऑक्सीजन का यूज करती हैं, क्या करने के लिए, रेस्पिरेशन में। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी वाटर में डिजोल्ड है या नहीं है, इसलिए हमने पढ़ा गैस को लिक्विड में डिजोल्व करने के लिए कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। तो उसी पे आता हूं अब। तो हमने एक हॉट वाटर लिया, एक कोल्ड वाटर लिया, तो मुझे ये बताइए, वाटर के अंदर ऑक्सीजन तो है, इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है या इस वाटर के अंदर, तो आप कहोगे सर हॉट वाटर है, मतलब यहां पे टेम्परेचर कैसा है, हाई,
यहां पे टेम्परेचर कैसा, हाई। अगर टेम्परेचर हाई है, यहां पे कैसा है, टेम्परेचर हाई है, और हाई टेम्परेचर होने पर मैंने कहा था प्रोसेस उल्टा चल पड़ेगा, मतलब डिजोल्यूशन स्लो हो जाएगा, मतलब गैस की जो अमाउंट है लिक्विड में डिजोल्व होगी वो लो अमाउंट में। इट मींस लो अमाउंट ऑफ गैस इज प्रेजेंट इन लिक्विड, लो अमाउंट ऑफ गैस इज डिजोल्व्ड इन लिक्विड, इज डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड, डिजोल्व्ड इन लिक्विड, मतलब लो अमाउंट में गैस डिजोल्व्ड है, क्योंकि टेम्परेचर कैसा है, हाई है, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, गैस का लिक्विड में डिजोल्व होना, और हमने टेम्परेचर हाई कर दिया। लेकिन कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कैसा है, लो, टेम्परेचर यहां पे लो है। अगर यहां पे टेम्परेचर लो है, इट मींस मोर अमाउंट ऑफ गैस इज डिजोल्व्ड, मोर अमाउंट ऑफ गैस इज डिजोल्व्ड, मोर अमाउंट ऑफ गैस इज डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड। यहां पे वाटर के अंदर ज्यादा गैस डिजोल्व्ड है, ठीक है भाई, कोल्ड वाटर में। इसलिए मुझे ये बताइए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अमाउंट ऑफ फिशेज विच विल बी मोर इन कोल्ड और हॉट वाटर, जो मछलियों की फिशेज की अमाउंट है वो किस में ज्यादा मिलेगी, कोल्ड वाटर में या हॉट वाटर में? आप कहोगे सर कोल्ड वाटर में ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वो ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन का या किसी भी गैस का लिक्विड में डिजोल्व होना कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। कोल्ड वाटर में ज्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होगी तो वहां पे फिशेज ज्यादा मिलेंगी, और हॉट वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी तो वहां पे फिशेज भी कम मिलेंगी। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि कोल्ड वाटर में मछलियां ज्यादा मिलती है या हॉट वाटर में, तो आंसर क्या आएगा, इन कोल्ड वाटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इज मोर, सो अमाउंट ऑफ फिशेज विल बी मोर इनटू द कोल्ड वाटर। इसलिए कोल्ड वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होगी वो ज्यादा होगी। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। ये था भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगला फैक्टर पढ़िए भी, लास्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तीसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास है, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है हमारे पास है भी प्रेशर। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है प्रेशर, प्रेशर भाई, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है प्रेशर। प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है भाई, प्रेशर देख लेते हैं। सबसे पहले तो डिजोल्यूशन में क्या क्या होता है वो देखिए भी। आपने क्या किया, ये एक बीकर लिया, ठीक है, ये आपने बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने क्या किया, वाटर ले लिया भी, ये लीजिए भी, ये आपने वाटर लिया, ठीक है, ये ले लिया भाई वाटर, ओके, ये हमने वाटर ले लिया इस बीकर के अंदर। अब क्या होगा भाई, इसके ऊपर इस लिक्विड की ये लिक्विड की सरफेस है, ये बाहर से किसके कांटेक्ट में, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, ये वाटर की लेयर, यहां पे इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का प्रेशर कितना है, 1 atm, कितना होता है अभी, 1 atm। इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। अब क्या होता है, अभी भी इसके अंदर गैस डिजोल्ड तो है कुछ ना कुछ, लेकिन और ज्यादा डिजोल्व करना चाहे तो क्या करेंगे, अभी इसके अंदर डिजोल्ड है। कैसे डिजोल्ड है पहले वो सुनिए। अभी इसके अंदर गैस डिजोल्ड है, और मैं ये मान लेता हूं जो ये व्हाइट कलर के पार्टिकल है ये गैस के हैं, जो व्हाइट कलर के मैंने पार्टिकल लगाए हैं किसके हैं, ये गैस के पार्टिकल इसके अंदर वाटर के अंदर डिजोल्ड हो चुके हैं। तो कैसे डिजोल्ड होते हैं अभी, जैसे आपने प्योर लिक्विड लिया था स्टार्टिंग में, इसमें कोई गैस नहीं थी, उधर से हमारे इन्वायरमेंट का प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेरिक, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत सारी गैसेज है, मैंने सिर्फ ऑक्सीजन को कंसीडर किया है, आप नाइट्रोजन गैस भी ले लो, ऑक्सीजन ले लो, बहुत सारी गैस है, CO2 ले लो, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में 2 ही गैस है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। वो इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कौन कौन सी गैस है, बहुत सारी गैस है, वो सारी गैसेज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इस लिक्विड के सरफेस से टकराई या नहीं टकराई, जैसे ही स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करते ही वे क्या करेंगी, वे इसके अंदर वाटर के अंदर एंटर कर जाएंगी, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ वाटर के अंदर एंटर कर जाएंगे। और कब तक एंटर करती रहेंगी, जब तक इसके अंदर जो डिजोल्ड गैस है उसका प्रेशर और इस एनवायरनमेंट का प्रेशर दोनों किस में नहीं आ जाते, इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। जैसे सॉलिड के केस में पढ़ा था, जब सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, जब तक सॉलिड डिजोल्व होता रहेगा, जब तक डिजोल्यूशन प्रोसेस और क्रिस्टलाइजेशन किस में नहीं आ जाते, इक्विलिब्रियम में। वैसा यहां पे होगा, कैसा, जो इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है गैसेज का, वो प्रेशर, जैसे यहां पे कुछ भी नहीं है तो यहां पे इन्वायरमेंट का प्रेशर मानना पड़ेगा, जब तक इन्वायरमेंट का प्रेशर और इसके अंदर डिजोल्व होने वाली गैस का प्रेशर इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, तो यहां पे डिजोल्ड गैस
और यहां पे क्या है, गैस विच इज प्रेजेंट अबोव द सरफेस ऑफ लिक्विड रिमेन्स इन द इक्विलिब्रियम, तब तक ये डिजोल्व होते रहेंगे। वैसे इसमें नाइट्रोजन भी डिजोल्व है, लेकिन हमने केवल और केवल किसको कंसीडर किया, ऑक्सीजन को। तो यहां पे जो क्या है, ऑक्सीजन प्रेशर विच इज प्रेजेंट अबोव द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द लिक्विड गैस विच इज डिजोल्व इनटू द लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, तब तक इसके अंदर गैस डिजोल्व होती रहेगी जब तक इस दोनों के बीच में क्या नहीं आ जाता, इक्विलिब्रियम। मतलब उसके बाद क्या होगा, नई गैस यहां पे डिजोल्व होती रहेगी और जो पुरानी गैस है वो डिजोल्व्ड फॉर्म से किस में जाती रहेगी, अनडिजोल्व्ड फॉर्म में। बताया था या नहीं बताया था, ये दोनों किस में आ जाएंगे भी, इक्विलिब्रियम में। और जब इक्विलिब्रियम आ जाता ना, उसी टाइम बोला जाता है, उसी को बोलते हैं सोलुबिलिटी, क्योंकि सोलुबिलिटी का मतलब क्या होता था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्ड। और जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसके बाद और ज्यादा अमाउंट डिजोल्व नहीं हो सकती, ये पीछे भी बताया था। तो यहां पे क्या प्रेशर, यहां पे धीरे धीरे गैस डिजोल्व हो रही है, यहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा। जब 1 एटमॉस्फेरिक के नियर अबाउट बराबर आ जाएगा तो यहां से ना ही तो इधर फ्लो होगा ना इधर से इधर फ्लो, तो होगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जितनी अमाउंट में गैस यहां डिजोल्व होगी उतनी इसमें से निकल के आ जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों साइड प्रेशर बराबर हो गया, फोर्स बराबर हो गया। अरे बात वही है, मान लेते हैं कि ये कोई बॉक्स रखा है, जितना फोर्स मैं इधर से इसको धकेलने में लगा रहा हूं, मान लेते कोई दूसरा बंदा इधर से इसको धकाने में लगा रहा है, दोनों साइड का फोर्स मैं कहता हूं इक्वल है, तो क्या ये कहीं पे खिसकेगा क्या? आप कहोगे सर ये यहीं पे रहेगा। क्यों? जितने फोर्स से ये इसको उधर धकेल रहा है उतने फोर्स से वो इसको इधर धकेल रहा है, तो यहां पे कोई भी ये इसकी मूवमेंट नहीं होगी। वैसा इसमें होगा, पहले गैस डिजोल्व होती रही, उसके बाद यहां पे जब गैस की अमाउंट और बाहर इन्वायरमेंट में गैस की अमाउंट बराबर हो गई, तो ना ही तो ये डिजोल्व होगी और ज्यादा, और ना ही क्या अनडिजोल्व होगी। लेकिन प्रोसेस चल रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, उस स्टेट को बोला था इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट जब आती है तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, क्योंकि उसके बाद और ज्यादा सॉल्यूट हम डिजोल्व नहीं कर सकते, और उसी को नाम दिया था सोलुबिलिटी, क्योंकि सोलुबिलिटी का मतलब होता है जो मैक्सिमम अमाउंट है जो डिजोल्व हो सकती है सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर। यह था भाई प्रोसेस, रियल में ऐसे होता है। तो गैस, अब मुझे एक बात बताइए, आप इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब एक बात बताइए आप, मान लेते हैं हमने क्या किया, एक और बीकर लिया सेम साइज का, ये लीजिए, इसके अंदर भी हमने क्या किया भी, इसके अंदर भी हमने ये वाटर लिया है, इसके अंदर भी हमने वाटर लिया है, ठीक है भाई, वाटर ले लिया तो सेम अमाउंट में वाटर हमने लिया है। अब ये लीजिए, अभी सेम अमाउंट में वाटर आपने लिया है, तो ये लीजिए, ये वाटर की सरफेस है, ये वाटर लिया है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन डिजोल्ड होगी कुछ ना कुछ, तो बिल्कुल आप कहोगे सर बिल्कुल है, ये ऑक्सीजन डिजोल्ड है जो व्हाइट डॉट से दिखा रहा हूं, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां का प्रेशर, मैंने इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रख दिया, पिस्टन लगा के यहां पे प्रेशर बढ़ा दो या कैसे भी बढ़ा दो, हमें कोई मतलब नहीं है, प्रेशर है, मतलब यहां पे प्रेशर कितना कर दिया, 2 एटमॉस्फेयर। यहां से प्रेशर ज्यादा है या नहीं है, तो मुझे ये बताइए, जिसका प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है, प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे वे पार्टिकल्स। तो यहां पे जो गैस के पार्टिकल हैं जो इस लिक्विड की सरफेस से टकराएंगे, वो ज्यादा फोर्स से टकराएंगे या कम फोर्स से टकराएंगे? आप कहोगे सर प्रेशर ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा लगाएंगे। अगर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो ये जो पार्टिकल हैं गैस के, ये ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व होंगे इसके अंदर या कम अमाउंट में? आप कहोगे सर ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा अमाउंट में लिक्विड के अंदर जाएंगे, और तब तक जाते रहेंगे जब तक यहां पे प्रेजेंट होने वाले प्रेशर और इसके अंदर प्रेजेंट होने वाले गैस का प्रेशर दोनों किस में नहीं आ जाते, इक्विलिब्रियम में। तो मुझे बताइए यहां पे गैस ज्यादा डिजोल्व होगी या यहां पे? आप कहोगे सर यहां पे ज्यादा डिजोल्व होगी, क्योंकि यहां पे प्रेशर ज्यादा, तो फोर्स ज्यादा लगाएंगे लिक्विड के पार्टिकल किसके, गैस के पार्टिकल लिक्विड की सरफेस पे, और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अपने आप को नीचे की तरफ धकेलेंगे, और इसका जो फ्री सरफेस, फ्री एरिया पड़ा है जो इसके पार्टिकल के बीच में एम्प्टी स्पेस है, उसके अंदर जाके डिजोल्व हो जाएंगे। तो अब मुझे बताइए प्रेशर बढ़ाने पर गैस जो है वो लिक्विड में ज्यादा डिजोल्व होगी या कम होगी? आप कहोगे सर ज्यादा होगी। तो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर अमाउंट ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इनटू द amount of the gas dissolved will be more, यानी कि amount of the gas dissolved into the liquid is directly proportional to pressure। लिख सकते हैं amount of gas को मैं m मान लेता हूं, amount of gas dissolved into the liquid, amount of gas dissolved into liquid, dissolved into liquid is directly proportional to pressure which is present above the gas। गैस के ऊपर जो प्रेजेंट है उस प्रेशर को बोलेंगे भाई, और गैस के इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है गैस का, इस प्रेशर को बोला था पार्शियल प्रेशर। इसे कौन सा प्रेशर बोलेंगे भाई? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बोलेंगे। नोट कर लेना भाई,
द प्रेशर विच इज प्रेजेंट अबोव द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो गैस का प्रेशर उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। इसलिए मैं कह सकता हूं अमाउंट ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और जो अमाउंट है उसको हम एम से मान लेते हैं। किससे मान लेते हैं? एम से मान लेते हैं। अमाउंट ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब जितनी ज्यादा अमाउंट में गैस डिजोल्व करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे, उतनी ज्यादा अमाउंट में गैस डिजोल्व होगी। ये किसने कहा था? ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था हेनरी, उसने ये लॉ दिया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई हेनरी लॉ। तो हेनरी ने क्या लॉ दिया था भाई? अमाउंट ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अमाउंट ऑफ द गैस को हमने m माना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अमाउंट ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो इसने एक कांस्टेंट लगा दिया m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो हटाना पड़ेगा, हमें क्या किया इसने? m इक्वल टू k इंटू में p। ये लीजिए अभी, ये प्रोपोर्शनलिटी है भाई, k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये अभी इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर भी, लेकिन बहुत कम। हेनरी लॉ के इतने फॉर्मूले बनते हैं कि आपको देखना पड़ेगा भी कौन सा फॉर्मूला कहां काम करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम बना देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे? फॉर्मूला लगा देंगे जैसा न्यूमेरिकल आएगा। तो m मतलब अमाउंट ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड, कितनी उसका मास डिजोल्व हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो हमने कांस्टेंट लगा दिया, जिसको क्या बोलाता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। फिर क्या हुआ? फिर क्या किया गया? हेनरी ने कहा हम जो अमाउंट ऑफ द गैस डिजोल्व हो रही है, क्योंकि जो गैस की अमाउंट डिजोल्व हो रही है, गैस के अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? सोल्यूट। अमाउंट ऑफ द गैस जो डिजोल्व हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूट अमाउंट बोल सकता हूं, क्योंकि गैस यहां पे सोल्यूट का काम करेगी, सोल्यूट अमाउंट। और सोल्यूट की अमाउंट को हम कैसे भी लिख सकते हैं, सोल्यूट की अमाउंट को हम परसेंटेज में ले सकते हैं, सोल्यूट की अमाउंट को हम मोल्स में ले सकते हैं, सोल्यूट की अमाउंट को हम वॉल्यूम की परसेंटेज में ले सकते हैं, सोल्यूट की अमाउंट को हम मोल फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। बताया था ये, क्योंकि कंसंट्रेशन है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज नोन एज कंसंट्रेशन। तो सोल्यूट की अमाउंट को आप किस में ले रहे हो? यहां पे हम सोल्यूट की अमाउंट को, हेनरी ने कहा हम सोल्यूट की अमाउंट को मोल फ्रैक्शन की टर्म में ले लेते हैं। सोल्यूट की अमाउंट को जो डिजोल्व हो रही है, जो गैस की अमाउंट डिजोल्व हो रही है, उसको मोल फ्रैक्शन की टर्म में ले रहे हैं। अगर उसको मोल फ्रैक्शन की टर्म में लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा भाई? अगर उसको मोल फ्रैक्शन की टर्म में लोगे तो क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा? प्रेशर ऑफ द गैस, क्या कहा गया? प्रेशर ऑफ द गैस विच इज प्रेजेंट अबोव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, या पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। हेनरी ने क्या कहा? हेनरी ने अपना लॉ दे दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अभी? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, directly proportional to the mole fraction of the gas, proportional to mole fraction of gas in liquid, mole fraction of gas in solution या in liquid। क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो तभी बनेंगे जब गैस लिक्विड में डिजोल्व हो जाएगी, और जब गैस लिक्विड में डिजोल्व हो जाएगी तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, मतलब हम ये कह सकते हैं लेट प्रेशर को हमने क्या मान लिया? P, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, X ऑफ गैस, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट किया जाता है? X से डिनोट किया जाता है अभी, मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट किया जाता है। फिर क्या किया गया अभी? यहां पे प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहां पे कांस्टेंट थोड़ा ध्यान से देखना भाई, P इक्वल टू KH, और ये क्या आ गया? X ऑफ गैस। ये कांस्टेंट लगा भाई KH, दिस KH इज द हेनरी कांस्टेंट, दिस KH इज द हेनरी कांस्टेंट। इस KH को कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं भाई? हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। दिस KH इज नोन एज हेनरी कांस्टेंट, क्योंकि हेनरी ने दिया था दिस KH इज नोन एज हेनरी कांस्टेंट, जिसकी यूनिट क्या होती है अभी? वैसे अलग अलग जगह अलग अलग होती है, मेजरली क्या होगी? KH की यूनिट। यहां से देखें तो, यहां से देखें तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, तो KH की यूनिट किसके बराबर आ जाएगी? प्रेशर के बराबर। तो KH की जो यूनिट होगी, इसकी जो यूनिट होगी, इट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की जो यूनिट होती है। और प्रेशर की यूनिट आपको पता है एटमॉस्फेरिक भी होती है, बार भी होती है, mm भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, मीटर भी होती है, कुछ भी ले लो, तो यूनिट ऑफ द प्रेशर हो गया अभी। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, यूनिट ऑफ प्रेशर मिलेगा,
तो KH की यूनिट अगर प्रेशर की यूनिट के बराबर मिले तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देखेंगे। अब ये क्या कह रहा है अभी KH के बारे में पढ़ते हैं। हेनरी कांस्टेंट, अब की बार एक नीट में और CBSE में क्वेश्चन आया था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया था। हेनरी कांस्टेंट क्या कह रहा है अभी, हेनरी कांस्टेंट क्या कह रहा है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर गैस। हर गैस के लिए अलग अलग होता है भाई, ये गैस चेंज होती है हेनरी कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ये बात नोट कर लेना। हेनरी कांस्टेंट इज पर्टिकुलर फॉर ए पर्टिकुलर गैस, इट चेंजेस विद द चेंज इन गैस, गैस चेंज होने पर ये चेंज हो जाता है। बट हेनरी कांस्टेंट KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH भी बढ़ेगा। क्या मतलब अभी इस बात का, इसलिए क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KH एंड सोलुबिलिटी, KH का और सोलुबिलिटी का क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन पूछ गया। जिसको ये समझ में आ गया समझो इसका रिलेशन भी बता देगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द KH एंड सोलुबिलिटी, KH और सोलुबिलिटी का क्या रिलेशन है, KH और सोलुबिलिटी का क्या रिलेशन है वो हमें देखना है। KH और सोलुबिलिटी का क्या रिलेशन है वो हमें देखना है। एक बार देख लेते हैं क्या रिलेशन है अभी KH और सोलुबिलिटी का। अब एक बात बताइए मुझे, यहीं पे देख लेते हैं अभी, ठीक है। मुझे ये बताइए KH क्या हो रहा है, इंक्रीज विद द इंक्रीज, मैं सारे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KH इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH भी इंक्रीज होगा, ठीक है। भी आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताइए सोलुबिलिटी क्या हो रही है, सोलुबिलिटी डिक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। गैस का लिक्विड में डिजोल्व होना कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो, है या नहीं है। KH इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड सोलुबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। पढ़ा तो था, इसका मतलब मैं ये इसको क्या लिख सकता हूं, KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख सकते हैं, बट सोलुबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। सॉरी इसको ऐसे ना लिख, कैसे लिख लें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलुबिलिटी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब आप इन दोनों में क्या रिलेशन है, KH में और किसके अंदर रिलेशन पूछ रहा है, KH में और सोलुबिलिटी में क्या रिलेशन है। तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल, तो KH का और सोलुबिलिटी का रिलेशन यहां लिख रहा हूं। क्या रिलेशन आ गया अभी, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलुबिलिटी, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलुबिलिटी, मतलब KH को बढ़ाओगे तो सोलुबिलिटी घटेगी। क्यों, KH बढ़ता है टेम्परेचर के साथ और टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलुबिलिटी घटेगी, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सोलुबिलिटी घटेगी, तो KH के बढ़ने पर भी सोलुबिलिटी घटेगी। इसलिए क्वेश्चन क्या आया हुआ था पेपर में वो सुन लीजिए। ये कह रहा हमारे पास, फिर देखना, एक X गैस है और दूसरी Y गैस है। क्वेश्चन ये था X का जो KH की वैल्यू है, X की जो KH की वैल्यू दी हुई थी वो दी हुई थी 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। दूसरा हमारे पास Y जो था उसकी KH की वैल्यू जो दी हुई थी वो दी हुई थी 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। विच गैस विल बी मोर डिजोल्ड इनटू द लिक्विड, विच गैस विल बी डिजोल्ड इनटू द मोर इनटू द लिक्विड, कौन सी गैस ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व होगी लिक्विड में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहां पे कुछ भी नहीं है। हमने क्या कहा था, KH की अमाउंट जिसकी भी हाई होगी वो कम डिजोल्व होगा। यहां पे KH की अमाउंट हाई है, क्यों, क्योंकि माइनस की क्वांटिटी -4 है, यहां पे -5 है। -4 जितना माइनस में कम होता है उतनी ही क्या होती है अभी, ज्यादा होती है। तो यहां पे इसकी वैल्यू हाई है, मतलब इसकी सोलुबिलिटी क्या होगी, लो, और इसकी सोलुबिलिटी कैसी हो जाएगी, हाई। देखने की जरूरत ही नहीं थी। यह था भाई हमारे पास हेनरी कांस्टेंट और हेनरी लॉ के बारे में। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया अभी, हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स और हेनरी लॉ के एप्लीकेशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल है, वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। लेकिन हेनरी के बारे में, सोलुबिलिटी के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इतना बारीकी से बता दिया अभी, इससे बाहर कुछ नहीं आने का। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जब भी आप वीडियो देखना स्टार्ट करते हो, चाहे आप लेट देखो लेकिन कंप्लीट देखिए, ताकि आपको पता चले भी क्या सीख रहे हो आप। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।